हमने वो जमाना भी देखा है कि जब देश के बड़े बड़े राजनेताओं को मंदिर में जाने में शर्म लगती थी। जाते जरूर थे लेकिन छुप छुप कर जाते थे, बिना कैमरे के जाते थे, रात के समय जाते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे। लगता था कहीं मंदिर चले गए तो हमारी सेक्युलर वोट बैंक खराब हो जाएगी। हमने वो जमाना भी देखा है कि जब देश के बड़े बड़े राजनेताओं को मंदिर में जाने में शर्म लगती थी। जाते जरूर थे लेकिन छुप छुप कर जाते थे, बिना कैमरे के जाते थे, रात के समय जाते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे। लगता था कहीं मंदिर चले गए तो हमारी सेक्युलर वोट बैंक खराब हो जाएगी। लेकिन देश में एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री आने के बाद जिन्होंने अपना एजेंडा गरीब कल्याण का विकास रखा, गरीबों का विकास रखा और गरीब कल्याण का एजेंडा लेते हुए आध्यात्मिक शक्ति के साथ, पूरी सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ काम करना शुरू किया। और जब प्रधानमंत्री जी मंदिर जाने लगे, आशीर्वाद प्राप्त करने लगे, वो तो पहले भी करते थे, बड़े सहजता से जाते थे, अभी भी सहजता से जाते, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसके बाद राहुल जी भी मंदिर जाने लगे, केजरीवाल जी भी हनुमान चालीसा कहने लगे, उसके बाद हमारी ममता दीदी भी चंडी पाठ करने लगी। तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम ये तो हुआ कि अपने आप को सूडो सेक्युलर कहने वाले, मंदिर जाने से जो डरते थे, बचते थे, वे सारे के सारे लोग अब ये मानने लगे कि अपने धर्म का अधिष्ठान करना, इसमें शर्म की बात कोई नहीं है, लज्जा की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे यहाँ आया है। और वैसे भी हमारे सभ्यता की जड़ें ये बहुत मजबूत है। अभी तो नए नए संशोधन हो रहे हैं और हमारे जो इतिहास तज्ञ हैं, हमारे जो डीएनए एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने तो अब सब प्रमाण ये हमारे सामने रखा है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये भारतीय सभ्यता है। इससे पुरानी कंटिन्यूअस कोई भी सभ्यता यहां पर नहीं है। ये आज ध्यान में आया। अंग्रेजों ने तो गलत पाठ पढ़ा दिया था, कहते थे आर्य बाहर से आए थे, यहां तो द्रविड़ थे, उनके साथ संघर्ष हुआ, फिर द्रविड़ों को दक्षिण में जाना पड़ा, आर्यों ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार का गलत इतिहास हमको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब डीएनए के संशोधन के बाद नए नए खुलासे बाहर आ रहे हैं और उसके बाद ये पूछा गया कि अगर आर्य बाहर से आए थे तो फिर संघर्ष कहाँ हुआ बताइए। जब संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं जगह होती है, कहीं ना कहीं युद्ध होता है, कोई नहीं बता पाया। फिर इन्होंने थियरी चेंज कर दी, कहने लगे नहीं जी, बाहर से आकर युद्ध नहीं किया था, वो तो घूमते घूमते आए थे, घूमते घूमते आए थे, तो फिर कहाँ बसे, कैसे बसे, लोग कहाँ से कहाँ गए, ये भी नहीं बता पाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये जो डीएनए का सारा मसला सामने आया और उसके बाद हमारे पुणे के प्रोफेसर शिंदे है या हमारे अभिजीत चावड़ा जैसे संशोधक हैं, इन्होंने जो चीज़ें सामने रखी, आज राखी गढ़ी जैसी या बिरहाना जैसी जो हमारे देश की विरासतें हाथ में मिली, हम तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात करते थे, उससे भी 4000 साल पुरानी सभ्यता हमारी मिली। और इस सारी सभ्यता में बिल्कुल कंटिन्यूअस इस प्रकार की, जिसमें कोई भी खंड नहीं हुआ, इस प्रकार की ये सारी सभ्यता। और इस सभ्यता में ये पाया गया कि डीएनए का हैप्लो ग्रुप होता है R1A1A, ये दुनिया का सबसे बड़ा हैप्लो ग्रुप है। इस हैप्लो ग्रुप के सबसे ज्यादा अगर कहीं पर वो पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है। और ये भी पाया गया कि भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत में बसता हो, चाहे उत्तर भारत में बसता हो, चाहे कश्मीर में बसता हो, चाहे कन्याकुमारी में बसता हो, बंगाल में बसता हो या गुजरात में बसता हो, हर भारतीय का हैप्लो ग्रुप एक है। तो ये जो थियरी थी कि आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है, भारत में 2 संस्कृतियां बसती है, ये सारी थियरी को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, तो हमारे यहां पर अब इस डीएनए ने ये बात को भी समाप्त कर दिया, जो हमारी जाति व्यवस्था में ये कहा जाता था कि ये कोई श्रेष्ठ है और ये कोई कनिष्ठ है और जन्म से कोई बड़ा है और जन्म से कोई छोटा है।
तो इस देश के अंदर चाहे वो अंडमान का आदिवासी हो या बंगाल का ब्राह्मण हो या उत्तर प्रदेश में जिसको हमने दलित का ऐसा व्यक्ति हो, सभी का डीएनए एक निकला। तो हम सब एक बाप की संतान है, एक धरोहर को लेकर हम सब लोग इस देश की सभ्यता में जी रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आई। और इसके साथ साथ ये भी आज हमारे संशोधकों ने इस बात को भी प्रतिपादित किया कि दुनिया का सबसे पुराना अगर कोई टेक्स्ट है, सबसे पुराना कोई लिपि या कर कोई पुस्तक है तो ऋग्वेद है।